गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका नील बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था कि आपके नील ने या हम कहे बोर ने आपके एटम के मॉडल के बारे में क्या क्या बताया था, ये हमने पढ़ा था। बट नील बोर का मॉडल यही खत्म नहीं होता, उन्होंने काफी और चीजें बताई थी, काफी और कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो अगर हम आपके एटॉमिक मॉडल की बात करें तो कल हमने क्या पढ़ा था, आपका नील बोर ने क्या बताया था कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस से कुछ फिक्स दूरी पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा और जिस पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा होगा उस पाथ को स्पेसिफिक पाथ कहा था, उस पाथ की फिक्स एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन उस फिक्स एनर्जी वाले पाथ में एक फिक्स वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, ये कहा था उन्होंने। और न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूक्लियस से जितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको एक फिक्स दूरी कहा था, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है न्यूक्लियस ने बताई थी। बट बात आती है कि ये सारी चीजें आपके बोर ने बताई थी। अब बात आती है कि बोर इतने श्योर कैसे थे कि आपके इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होगी या इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करते टाइम एक फिक्स वेलोसिटी होगी हर एक शेल में। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दूरी पे प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें वो कैसे इतने श्योर थे, तो बेटा उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी, उन कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने ये सारी बात कही थी। तो आज हम करेंगे कि नील बोर के मॉडल के हिसाब से हम आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी है यानी कि रेडियस ऑफ स्पेसिफिक पाथ या फिक्स पाथ वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपका जो स्पेसिफिक पाथ है, एनर्जी जो लेवल्स है उनकी फिक्स एनर्जी तो उन्होंने बताई थी बट कितनी एनर्जी होती है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो बेटा बोर ने क्या कहा था कि आपका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। उन्होंने क्या बताया आगे कि ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है उन्होंने ZE से रिप्रेजेंट किया। न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज को ZE से रिप्रेजेंट किया। ZE क्या है, Z मल्टीप्लाई बाय E। यहाँ Z आपका क्या है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यहाँ पे बेटा E क्या है, E इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा वो आपका E रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे हमने देखा था कि आपका न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक दूरी पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और इस दूरी को हमने R से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने की थी। अब बात आती है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है किसके कारण, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे आपका प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स अट्रैक्ट करेगा जिसको हमने कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा है, यहां लिख देती हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और साथ के साथ यहां पे एक अपोजिट फोर्स भी एक्ट करेगा जो न्यूक्लियस को, ये वाला फोर्स तो न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, किस फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब आपका एक अपोजिट इसी के बराबर इक्वल और अपोजिट एक फोर्स और लगेगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF कह सकते हो आप। क्या है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स
खींचेगा, ठीक है। और सेम इक्वल एंड अपोजिट आपका फोर्स, जिसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा है, वो आपके बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो क्या हो गया है, नेट फोर्स क्या हो गया है, जितना अंदर की तरफ खींच रहा है उतना ही एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसको हम फॉल्स फोर्स भी कहते हैं, जिसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर आ पाता है न्यूक्लियस की तरफ, ना ही बाहर की तरफ जा पाता है, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी एक रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स पाथ पे क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, फिक्स पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम के बाद तो एनर्जी खत्म होनी चाहिए। बोर ने पूछा था कि एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म होनी चाहिए, और एनर्जी खत्म होते ही इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया कि एक आपका इंटरनल फोर्स लग रहा होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है, और इसके बिल्कुल अपोजिट, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट आपका फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा है। इसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन ना ही तो अंदर की तरफ आता है, ना ही बाहर की तरफ जाता है, एक फिक्स पाथ पे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कब करेगा, जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ऐसा कब होगा, जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, तभी तो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर ये ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता, अगर ये ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर की तरफ जाता, ठीक है। एक फिक्स पाथ नहीं होता उसका, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम बात करें आपके सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ई नॉट नहीं है, इसको ई आपका ऐसे लिखा जाता है, बट ये ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको इस तरीके से लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 आपका क्या है, Q1 है चार्ज ऑन वन बॉडी, Q2 चार्ज ऑन अनदर बॉडी। अब यहाँ पे दो बॉडी है आपकी, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। R आपका क्या है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ये आपका फॉर्मूला हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। क्या फॉर्मूला होता है, mv² अपॉन r। तो अगर यहां हम वैल्यूज रखें आपकी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, Ze, अभी मैंने बताया था टोटल चार्ज, ये Ze आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है Ze, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका पता है आपको E होता है, मल्टीप्लाई बाय E अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका mv², ठीक है बेटा। तो यहां से आपका क्या होगा, E से E मल्टीप्लाई होके E² बन जाएगा, ये R स्क्वायर है, यहाँ पे अपॉन R था, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन R इज इक्वल टू mv², ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपकी एक चीज और है जो आपके नील बोर ने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं की थी, दैट इज आपकी एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, mv² होता है, ठीक है। तो mv² हमेशा ही किसके इक्वल आएगा, nh/2π, ठीक है। ये चीज कही थी, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है।
नाउ अब हम आपका ये हमारी इक्वेशंस बन गई है। अब हम आपका बारी बारी पहले रेडियस निकालना सीखेंगे कि रेडियस की वैल्यू क्या क्या होती है अलग अलग शेल की, अलग अलग दूरी पे, अलग अलग एनर्जी लेवल की न्यूक्लियस से। ठीक है, दूसरा हम आपकी वेलोसिटी निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी शेल्स में स्पेसिफिक पाथ में किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। और तीसरी चीज हमारी क्या है, हम यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल गई, वेलोसिटी निकल गई, हाँ सॉरी, नेक्स्ट हमारी अलग अलग एनर्जी शेल्स की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, कि फर्स्ट शेल की कितनी एनर्जी होती है, सेकंड शेल की कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपकी बात करेंगे दैट इज द रेडियस ऑफ शेल्स फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से शेल्स कितने रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, कितनी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन जो आपकी ये वाली है, आपकी ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को क्या करो आप, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड बोथ साइड, बीएस मतलब बोथ साइड। ठीक है, एंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका क्या होगा, यहां पे हम कर लेते हैं ऐसे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया क्योंकि देखो यहाँ पे mv है और यहाँ पे भी mv है, तो मैंने ये mv इस साइड लिया है, ये उस साइड लिख दिया। ठीक है, सेम ही है आपका, तो ये आपका m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे आपकी इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर अपॉन r देन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, आपका m स्क्वायर से m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो आपका देखो ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसको, यहां लिख देती हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया है। ठीक है, ऊपर आपका क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन नीचे आपका क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और आपका 4 पाई स्क्वायर देन आपका होगा जेड ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये r जो है आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा r, और यहाँ पे आपका बच गया m r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बच गई। अब यहाँ से देखो r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या बच गया है, मास को, अब हमें रेडियस निकालना है, रेडियस को एक तरफ रखो, मास को भी ले आओ। ठीक है, मास आपका कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका रेडियस की वैल्यू क्या बनी, दैट इज r इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई का स्क्वायर, नेक्स्ट है m। ठीक है, ये आपकी रेडियस की इक्वेशन बनी, तो ये आपकी हो गई रेडियस के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपकी इक्वेशन ये बन गई, बट इसको मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में, अगर मैं आपको सारी आपको वैल्यूज बता दूं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। दूसरी बात एक और चीज है, यहाँ पे मैंने 4 और 4 कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू आपकी दी हुई होती है, तो डायरेक्टली हम इस जगह वैल्यू आपकी पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको ये वाली वैल्यू बता दूं, पाई आपको पता है कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका एच स्क्वायर, एच आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लिख दें यहाँ पे आपका क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर लिख दे। नेक्स्ट आपका मास, मास क्या है, मास हम
इस इलेक्ट्रॉन का ही मास लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी अगर वैल्यूज रख दे यहाँ पे, तो देखो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ 1 अपॉन, यहाँ बता देती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट आपकी वैल्यू आपकी क्या है, मास की। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास आपका होता है हमेशा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई थी 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर -34 मीटर जूल सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वैल्यूज है। ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करते हो तो एक सिंप्लीफाई आपकी रेडियस की वैल्यू निकल के आती है। दैट इज आपकी कितनी आती है, R इज इक्वल टू 0.53। अगर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हो, अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखते हो, अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 होती है वो रखते हो, इलेक्ट्रॉन आपका E क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखते हो, मास की वैल्यू रखते हो, तो यहाँ पे आपका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाल के आता है। दैट इज 0.53। बच गया क्या आपका n²। नेक्स्ट h² की तो हमने रख दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच गया आपका, अपॉन z। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बचती है। और यही चीज आपको याद रखनी है बेटा कि आपकी जो रेडियस है आपका सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे मैं ये r की वैल्यू यही लिख देती हूँ। दैट इज 0.53 n² अपॉन z। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहो, दूसरी बात ये क्या है आपकी आर्मस्ट्रांग में होती है। तो अगर आप इसको मीटर्स में कैलकुलेट करना चाहो तो मीटर आपको पता है ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी रेडियस की, R इक्वल टू 0.53 अपॉन n²। z और आर्मस्ट्रांग में क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो मीटर में अगर कैलकुलेट करना है आपको रेडियस, तो मीटर में भी ये आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, आर्मस्ट्रांग को हमने मीटर में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻10 से। ठीक है, तो यहां से हम इजीली आपका कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस। ठीक है, तो बेटा आपकी जो बोर मॉडल की कैलकुलेशन थी टोटली आपकी हाइड्रोजन एटम पे थी। तो उन्होंने ये जो आपका फॉर्मूला निकाला, इसको वेरीफाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम के अलग अलग एनर्जी लेवल्स के रेडियस निकाले। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट, दैट इज जब आपका n फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। z आपका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होता है, क्या बताता है आपको, आपका एटॉमिक नंबर, यानी कि z आपका यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर होता है, ये आप पढ़ चुके हो। n आपका क्या है, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल, फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1, सेकेंड शेल के लिए n इक्वल टू 2। तो बारी बारी हम यहाँ पे वैल्यू आपकी रखते जाते हैं। दैट इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल के लिए अगर रखे तो आपकी z की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1, तो रेडियस की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0.53। यहाँ पे n1 है तो 1 का स्क्वायर आपका वही हो, 1 का स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 0.53 आर्मस्ट्रांग। यानी कि पहले शेल के लिए रेडियस कितना होगा, कितने रेडियस पे प्रेजेंट होगा, पहला शेल आपका 0.53 आर्मस्ट्रांग है। अगर आप मीटर में करना चाहते हो तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पे होगा आपका पहला शेल। नेक्स्ट ये आपका R1 हो गया। R2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो R2 में क्या होगा, शेल कौन सा हो जाएगा, सेकेंड शेल। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी
0.53, शेल आपका क्या होगा, सेकेंड हो गया, तो 2 का स्क्वायर आपका 4, एंड आपका क्या बोलते हैं, z की वैल्यू 1 ही रहेगी, हाइड्रोजन के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें R3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n अगर आपका थर्ड शेल होगा, R3 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0.53 इंटू आपका n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 9/1 और आपकी वैल्यू आएगी 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हो गई रेडियस की बात। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखनी है ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है, आराम से n की वैल्यू पुट करते जाओ, z की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आराम से अपना जो शेल है आपका उसका रेडियस पता चल जाएगा कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होता है हर एक शेल में। तो देखो, तो बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी वेलोसिटी की, कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपके एनर्जी शेल में, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम यही इन्हीं इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट 2 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो आपका रेडियस निकला था, फोर्थ इक्वेशन मैंने आपकी रेडियस की सिंप्लीफाई वाली लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, तो देखो बेटा यहाँ ये z² होगा। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। आपकी जो थर्ड इक्वेशन है यानी कि जो रेडियस की वैल्यू आई है उसको सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दो, दैट इज m v r की वैल्यू आप पुट कर दो। r आपका क्या है, 4πε0, ठीक है, n² h² अपॉन क्या है आपका 4π² z देन e² m। ठीक है, नेक्स्ट इस तरफ आपका सेम वही रहेगा, n h अपॉन 2π। ठीक है, तो ये देखो n से n कैंसिल, h से h कैंसिल, ठीक है, आपका पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये वाला 4 कैंसिल, 2 बच गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू, आप वेलोसिटी को अलग रख लो, नेक्स्ट आपका क्या है, इस m से ये m कैंसिल। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे वेलोसिटी को अलग रख लो, बाकी सब चीजों को अलग लेके जाओ। ठीक है, तो बाकी सब चीजों को अगर आप अलग लेके जाओगे आपकी वैल्यू बचेगी, दैट इज v इज इक्वल टू, v को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर लेके जाओ, 2π, ये ऊपर चला जाएगा इधर, 2π z e का स्क्वायर अपॉन आपका क्या होगा 4πε0 n h का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये आपकी इजीली वैल्यू आ गई है। जब आप हम वेलोसिटी अलग लेके गए तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इन सब वैल्यूज में अगर आप सारी वैल्यू पुट करते हो, दैट इज पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.14, z की वैल्यू को छोड़ दो, z तो हमारा डिपेंड करेगा हम किस एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी किस एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये z होता है। e की वैल्यू, चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, 4πε0 की वैल्यू रख दो, n को छोड़ दो क्योंकि n आपका नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करेगा, h की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दो। तो इन सब वैल्यू को अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है। देखो बेटा सारी वैल्यूज रख दी हमने, सिर्फ z को छोड़ दिया और n को छोड़ दिया, बाकी आपने सारी वैल्यूज रख दी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि आपका नील बॉर्न ने आपके ये टेस्ट सारे हाइड्रोजन एटम पे किए, तो उन्होंने क्या किया कि अगर बात की जाए फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶, z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, n की वैल्यू 1, तो आपका क्या होगा सेम यही वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी
2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड शेल के लिए, दैट इज n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 के लिए यानी कि सेकेंड शेल के लिए अगर हम निकाले तो v2 यानी कि सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁶, z की जगह आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, इसकी जगह आपका 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थर्ड शेल के लिए कैलकुलेट करते हैं n इक्वल टू 3, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय z, वही n की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 0.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपकी थर्ड शेल की हो गई। नेक्स्ट आप फोर्थ की भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ की अगर हम कैलकुलेट करें v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1/4, n की वैल्यू 4 है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.54 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटीज हो गई है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में किस वेलोसिटी से आपका रिवॉल्व करता है। तो वेलोसिटी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए की थी। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। दूसरी बात, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि आप अगर वेलोसिटी में रिलेशन देखो तो देखो आपका क्या है, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जा रहा है, ये वेलोसिटी, ये नंबर ऑफ शेल, तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ शेल यानी कि आप 1 से सेकंड शेल थर्ड शेल में जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब पास होगा तो छोटा ऑर्बिट होगा, छोटा ऑर्बिट में फास्टली मूव कर रहा है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो आपका क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। और अगर हम रेडियस का रिलेशन देखें तो रेडियस क्या है, रेडियस जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, n के ऊपर, n स्क्वायर पे, यानी कि नंबर ऑफ शेल पे। जितना क्या बोलते हैं आपका नंबर ऑफ शेल जितना ज्यादा दूर होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी n की, उतना ही रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आपकी लास्ट की बात करें, दैट इज द टोटल एनर्जी आपके इन ऑर्बिट्स की, इन स्पेसिफिक पाथ की जिसपे इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आप टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ शेल, कि एक जो शेल है, एक जो ऑर्बिट है, एक आपका जो स्पेसिफिक पाथ है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी उसमें कितनी होगी यानी कि किस एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम हर एक शेल की कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जैसे हम अब तक प्रोसीड कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो बेटा आपकी टोटल एनर्जी ऑफ शेल का फॉर्मूला होता है, या हम कहें टोटल एनर्जी को मैं E से रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, E का फॉर्मूला आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है, 12mv² प्लस अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेटा आपका अगर दो बॉडीज है, दोनों, एक आपका Q1 चार्ज की है, दूसरी आपकी Q2 चार्ज की है, और अगर R रेडियस की दूरी पे, मतलब R रेडियस की दूरी पे है, तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी होती है, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E² अपॉन R। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये आपकी कैसे आई आप देख सकते हो, देखो इसके फॉर्मूला ये होता है, ZE आपका क्या है, Q1 आपका क्या था, न्यूक्लियस जिसके ऊपर ZE चार्ज था। ठीक है,
Q2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर E चार्ज था, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो Ze² बन गया, R रेडियस पे है, ठीक है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4πε0। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट करते हो, सब पढ़ोगे, ठीक है, अपॉन R, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो आपकी हो गई ये टोटल एनर्जी। अब बेटा ये जो R है, या हम कहें इस R की जगह आप क्या रखो, आप R की जगह अपनी ये वैल्यू रख दो। ये हमने रेडियस की वैल्यू ये वाली जो कैलकुलेट की थी, ठीक है। हमने देखा था कि हम वेलोसिटी भी इस R वाले फॉर्मूले के हेल्प से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें आपकी किसकी, एनर्जी की, तो एनर्जी भी हम इसी से ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस Ze² हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये माइनस आपका आगे चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू रखते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू ½ mv² माइनस 1/4πε0 Ze² अपॉन R की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, R की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे देखो, ये रहे नीचे 4π, उसके बाद आपका क्या है 4πε0 n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन आपका क्या है 4π² Ze का स्क्वायर एंड m, ठीक है बेटा। तो आपकी क्या हो गई, हमने यहाँ पे आपकी वैल्यूज रख दी, किसकी, रेडियस की वैल्यू रख दी। और यहाँ पे आपका अगर हम देखें तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे चलो ये मैंने वैल्यू, इसको पहले हम वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले हम वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो E जो है आपका ½ mv² आपका कहाँ है, यहाँ पे ये है, ठीक है। थोड़ी सिमिलैरिटी लाते हैं फिर कैलकुलेट करेंगे। mv आपका ये है, तो mv² की जगह आप ये रख दो ½ दैट इज 1/4πε0 देन Ze² अपॉन R, ठीक है, ये आपकी हो गई -1/4πε0 Ze² अपॉन R, ठीक है बेटा, ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देख सकते हो ये 1 है, वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस ये 1 है और ये ½ है, ठीक है। तो 1 में से ½ माइनस करते हो आपका, तो क्या बचेगा, ½ ही बचेगा, साइन आपका माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 के आगे माइनस है, तो आपका बच गया ½ 1/4πε0 या हम कहें यहाँ पे लिख देंगे Ze² अपॉन R, ठीक है। ये वैल्यू बच गई आपकी। नेक्स्ट यहाँ जो R बचा है वो आपकी, वहां R अगर रखते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया इसको। R की वैल्यू, ये वाली R की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ रखो, तो आपका क्या हो गया 1/2 1/4πε0 Ze²। R की वैल्यू यहां से रख दो बेटा आपका, दैट इज 4πε0 मल्टीप्लाई बाय n² h², ठीक है। और यहाँ पे आपका ऊपर चला जाएगा 4π² Ze² m, ठीक है। ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये 2, ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कैंसिल हो सकता है, π² से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, या चलो पाई रहने दो, ठीक है आपका। तो नेक्स्ट अगर 4 हो गया देन आपका और कुछ यहाँ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ये सारी वैल्यूज रखते हो
कौन सी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ रखते हो तो आपका सिंप्लीफाई एनर्जी की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने इसीलिए कट नहीं किया 4 से, क्योंकि आपकी डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो, क्या है 9 × 10⁹ ठीक है। यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपकी n, तो आपकी नंबर ऑफ शेल की वैल्यू रखते हैं कि कौन सा शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा शेल है। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप z देखो तो z की वैल्यू आपकी देखो, z की वैल्यू आपके एटम पे डिपेंड करती है। Z आपका एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हो, तो इसीलिए मैंने देखो Z² लिख दिया है यहाँ पे, Z मल्टीप्लाई बाय Z²। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 हो गया, तो उसका 1.6 × 10⁻⁻19 की स्क्वायर करोगे, यहाँ पे भी उसका स्क्वायर करोगे। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14। नेक्स्ट अगर बात करें m आपका मास होता है, मास की वैल्यू यहाँ है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अगर आप रखते हो तो यहाँ आपकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन आएगा एनर्जी का, दैट इज E = -13.6 × Z² अपॉन n²। तो आप n की वैल्यू और z की वैल्यू रखते जाओ, आपको अलग अलग शेल, फर्स्ट शेल के लिए n1 हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड शेल के लिए n2 हो जाएगा, आपकी अलग अलग शेल की एनर्जी, टोटल एनर्जी निकलती जाएगी। और यही एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपका कहाँ यूज किया था, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी कैलकुलेट करने को यूज किया था। ठीक है, वहां मैंने आपको कहा था कि ये एनर्जी का फॉर्मूला हम बाद में निकालेंगे, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बहुत जगह आपका यूज होगा। तो अगर हम एग्जांपल लेके चले, दैट इज हाइड्रोजन का केस ले, क्योंकि आपका नील बोर ने हाइड्रोजन से ही इसको वेरीफाई किया था। तो देखो जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपका E क्या होगी, -13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं z का 1², आपका n1 है 1² अपॉन 1², तो आपकी वैल्यू उतनी ही आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर n की वैल्यू आपकी 2 होगी तो E2 आपका क्या आएगा, सेकेंड शेल की एनर्जी -13.6 इंटू Z आपका 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड शेल है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 से करते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी n = 3 की वैल्यू करते हो, E3 की वैल्यू थर्ड शेल के लिए कितनी एनर्जी, -13.6 इंटू 1/9, 3 का स्क्वायर 1/9, तो आपकी वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप शेल आप बाहर की तरफ जाते जा रहे हो, न्यूक्लियस से जस्ट नेक्स्ट फर्स्ट शेल, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल है आपका, तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ मतलब हाइयर की साइड बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आपका एनर्जी शेल इंक्रीज होता जा रहा है, आपकी एनर्जी की वैल्यू आप देखो लेस नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है आपकी वैल्यू। मोर नेगेटिव वैल्यू मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, और आपकी अगर बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो -13 से आपकी वैल्यू इंक्रीज होके -3 आ गई, -3 से इंक्रीज होके -1 आ गई। नेक्स्ट शेल की आपकी एनर्जी वैल्यू होगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.13 के समथिंग। ठीक है, फोर्थ शेल की, नेक्स्ट शेल की आपकी 1 के टर्म्स में आ जाएगी 1.339 ऐसे। ठीक है, तो एनर्जी जो है जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, एनर्जी जो है आपकी शेल्स की वो भी इंक्रीज होती जा रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेटा आपका आज पढ़ लिया, तो क्या पढ़ा कि वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग शेल की, नेक्स्ट आप रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग शेल का। ठीक है, तो आपको कुछ जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको हमेशा याद रखना है। रेडियस का फॉर्मूला ये याद रख लो, वेलोसिटी का मैंने सिंप्लीफाई फॉर्मूला आपको ये बता दिया, एनर्जी का आपका ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, दैट आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।